आने का मकसद यही है कि एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, एक महिलाओं का मेड़ावा है और साथ ही साथ पार्टी के जो विदर्भा का यूनिट है कुछ पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया है। अब आपको मालूम है कि कुछ महीनों के बाद ही इलेक्शन आने वाले हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तौर के ऊपर पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। हम भी अलग अलग इलाक़ों के दौरे कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करके आने वाले वक्त के अंदर हम कहां से कितनी सीटें लड़ा सकते हैं इसका जायज़ा लेने के लिए भी हम घूम रहे हैं। तो विदर्भा का आज के दिन पूरी रिपोर्ट ली जाएगी और फिर ये फ़ैसला 2 दिन के बाद 9 तारीख़ के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग इनिशियल तौर के ऊपर हमारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के काम की शुरुआत होने वाली है। माझा एक सवाल आहे, आपला वोट बँक वाढलेला आहे, कार्य वाढलेलं आहे, तर बहनजी मायावती बीएसपी पार्टीसोबत आपण अलायन्स करणार आहे का? आता त्यांच्या काही महिन्यापूर्वी त्यांचे महाराष्ट्राचे काही नेते होते ते माझ्याकडे आले होते आणि त्यांना आम्ही पॉझिटिव्हली त्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही एकदा बहनजीसोबत चर्चा करा, कारण आम्हाला माहीत आहे की सगळे निर्णय जे आहे ना ते एक 1% जे आहे ते बहन मायावतीजी करतात। म्हणजे त्यांच्या खालचे लेवलचे कितीही नेत्यांनी काहीही म्हटलं तर ते होणार नाही। तर आम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही तुमच्या पक्षातून पहिले हे क्लिअर हिरवी झंडी तुम्ही घेऊन या की हो आम्हाला MIMशी करायचं आहे। आम्ही एका मिनिटामध्ये त्यांच्यासोबत जायला तयार आहे, एका मिनिटामध्ये। देखिए ये तो मतलब उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने आपको कई मर्तबा है तो वादे किए थे कि हम सत्ता में आने के बाद हम विदर्भा राज्य बनाएंगे करके। ये मैं जब MLA था और मैं उससे पहले जब पत्रकार था उस वक्त से है तो ये मुद्दा सुनते हुए आ रहा हूँ उसमें। तो जिन पक्षों ने है तो ये वादा किए थे कि हमारे सत्ता में आने दीजिएगा, हम विदर्भा राज्य बनाएंगे करके, अब वो सत्ता में आने के बाद कैसा भूल जाते हैं ये भी उनसे पूछना चाहिए उसमें। हम तो बहुत छोटे से हैं, पहले उनका फ़ैसला आने दीजिएगा वो क्या कहते हैं करके फिर हम अपनी राय देंगे। देखिए इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर कहीं ना कहीं कोई कायदा है, कोई कानून है। कोई भी कैसे भी खड़े रहेगा, कुछ भी किसी तरह का बयान दे देगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, जो सभी के मुख्यमंत्री है, हमारे भी मुख्यमंत्री है, वो जब रामगिरी ने इस तरह का बयान दिया तो वो ख़ुद उस दिन आए और उनको बाजू बिठाकर उनकी पीठ थपथपाए एक तरीक़े से, और उन्होंने अपने सरकार की तरफ से एक ऐलान जारी किया कि तू बोलते रहे, तुझे जो बोलने का है, जिस मज़हब के ख़िलाफ़, जिस धर्म के ख़िलाफ़ तुझे जो बोलना है बोल, हम किसी के ऊपर भी कोई तुम्हारा बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है करके। तो ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है, जबकि हमारी उम्मीद ये थी कि एक सरकार का प्रमुख, एक परिवार का प्रमुख की हैसियत से उनकी ज़िम्मेदारी थी कि उन्होंने इस बात की आलोचना करना और लोगों से ये कहना कि प्रवचन के अंदर इंसान को इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए करके, मनुष्य म्हणून कशा जगता येईल याच्या बाबतीत त्यांनी बोलायला पाहिजे। एक दूसरे के धर्म का पोस्टमार्टम करने के लिए तो प्रवचन होते नहीं है मेरे हिसाब से। तो हमारी यह सोच पक्की बन चुकी है कि ये जो महाराज ने जो बोला है ये सरकार के बोलने के ऊपर बोला गया है और सरकार ने अपनी मंशा आके क्लियर कर डाली। हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर तह तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सरकार ने बोल दिया है कि तुम बोलते रहो, हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। अब वो महाराज को सिक्योरिटी दे दी गई है इसमें, बल्कि मैंने तो ये मांग की है कि वो महाराज को Z+ सिक्योरिटी दो, क्योंकि सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकती है। हो सकता है कि कल महाराज की जान के ऊपर भी ख़तरा बनाए, महाराज की जान लेने के ऊपर तक भी वो आ सकते हैं और उसका इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर है तो ठिकड़ा फोड़ सकते हैं। तो अब वो महाराज की जान बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। उसको Z+ दो, Z+ से ऊपर और कोई सिक्योरिटी होंगी तो दो, वरना अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता बचाने के चक्कर के अंदर ये सरकार किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। उन्होंने ये साबित कर दिया है। हमने 5 दिन का ऐलान किए थे। हम सोमवार के दिन हम हमारी मीटिंग्स कॉल करेंगे और मीटिंग के अंदर हम एक डेट तय करेंगे। मुझे मालूम है कि हिंदू धर्म के अंदर गणपति का त्यौहार बहुत बड़ा होता है और हम आदर करते हैं आपके त्यौहार का, आपके धर्म का और आपके मज़हब का।
मेरे में और रामगिरी के अंदर ये फ़र्क है। तो हम नहीं चाहते कि हाँ, हम यकीनन हम डेट डिक्लेयर करेंगे और डेट डिक्लेयर करने के बाद हम पूरे महाराष्ट्र से, और मैंने जैसा कहा है, किसी ने कहा है जिसने ये भी कहा है कि भाई हम मस्जिदों के अंदर चुन चुन के और घुस घुस के मारेंगे। उनके एक भाई ने कहा है कि कौन इम्तियाज़ जलील, तो तुझे बहुत जल्द पता चलेगा कि इम्तियाज़ जलील कौन है करके। जब मुंबई की तरफ हमारी गाड़ियों का काफ़िला और हम कूच करने के लिए जब निकलेंगे तो कौन इम्तियाज़ जलील है उस दिन आपको जवाब मिल जाएगा। हमने महाविकास आघाड़ी को हमने एक प्रस्ताव दिया है और बहुत संजीदगी के साथ दिया है हमने, क्योंकि हमें मालूम है कि इस राज्य के अंदर इस बार है तो भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार साहब की सरकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी के भी हित में नहीं है, न किसानों के हित में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि 1,500 हज़ार रुपये अपनी बहनों को देने के बाद उन्हें वोट मिल जाएंगे करके उसमें। तो उनकी बहनें भी बहुत होशियार है कि इतने सालों के बाद लोकसभा का इलेक्शन आने के बाद उनकी नज़र अपने बहनों के ऊपर पड़ी कि अरे मेरी बहनें भी है इतनी सारी, तो इनको 1,500 हज़ार रुपये दो। तो ये 1,500 हज़ार रुपये जो दे रहे हैं ये सौदेबाजी कर रहे हैं कि भैया हम पैसा देंगे, तुमने हमको वोट देना। और उनके बहुत सारे नेताओं ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके बहुत सारे नेताओं ने, उनका अमरावती का एक नेता है उसने बोला कि नहीं तर आम्ही तो पैसे परत काढणार। औरंगाबाद के अंदर उनका एक भाजप का MLA उसने बोला की मिळाले ना, तुझ्या खात्यात आले ना, आता आमचा विचार करा, मतदान आम्हालाच करायचे आहे। म्हणजे स्पष्ट त्यांनी केलेले आहे। तर त्यांना असं वाटतं की 1,500 हज़ार रुपयेमध्ये आपण मत विकत घेऊ शकतो। तो हमारे को अभी महाविकास आघाड़ी की तरफ से कुछ नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के साथ बातचीत तो हुई, मेरी ज़ाती तौर के ऊपर मेरी खुद बातचीत हुई और हमने उनको समझाया कि देखिए हमारी जितनी ताकत है उतनी ही बात करेंगे, उतनी ही सीटों की हम बात करेंगे। अगर हमारी 25 सीटों के ऊपर हमारी ताकत है तो हम 25 की बात करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको हमको 100 सीटें दे दे करके उसमें। लेकिन अगर आप हमको नहीं लेते हैं तो आप हमको एक मैसेज दे रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र को मैसेज दे रहे हैं कि हम MIM को इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि इनकी कोई ताकत महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि अंदर से वो भी जानते हैं कि MIM का एक फ़िक्स वोट बैंक अपने तौर के ऊपर है करके उसमें। सिर्फ इनकी मानसिकता ये हो गई है कि साहब सिर्फ 3 ही कुर्सियाँ लगेगी स्टेज के ऊपर, एक के ऊपर उद्धव ठाकरे साहब बैठेंगे, दूसरे शरद पवार साहब बैठेंगे और तीसरे पे नाना पटोले बैठेगा। मैंने बोला हूँ कि नहीं, अब चौथी कुर्सी भी लगेंगी और उस पर इम्तियाज़ जलील भी बैठेगा करके। तो वो हमें बाजू बिठाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि साहब हम स्टेज पे बैठेंगे और तुम्हारा काम हम इतने सालों से है तो तुमने शतरंजियाँ उठाना हमारे लिए, कुर्सियाँ बिछाना हमारे लिए करके ये काम करेंगे। तो हमने उनको प्रस्ताव दिया, उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हम चर्चा करेंगे। हमने बहुत टाइम इंतज़ार किया। अब 9 तारीख के बाद से हमने फ़ैसला कर लिया है कि हम हमारा फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम शुरू करने वाले हैं। और अब कितने सीटें लड़ना ये मैं और मेरी पार्टी तय करेगी। तो अभी हमारा उसका आकलन चल रहा है। विदर्भा के अंदर कितने सीटें हो सकती है, हमारी विदर्भा की पूरी टीम है, हमने इनसे पूरों से रिपोर्ट्स मांगे हैं, रिपोर्ट्स ले रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर भी हमें अच्छे कैंडिडेट्स, मजबूत लोग मिलेंगे, हम यकीनन पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। देखिए, मैंने उनसे ये कहा कि आप चर्चा के टेबल के ऊपर आइए तो सही। भाई सबसे पहली प्राथमिकता तो वही रहेगी कि जहाँ पर हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है 2019 के विधानसभा के चुनाव के अंदर, जिसके अंदर हमारे जो सिटिंग सीट्स है, जैसा हमारा मालेगांव और धुलिया हमारे 2 MLA की सीट्स है। औरंगाबाद के अंदर हमने दोनों सीटों के ऊपर एक मरतबा मैं खुद वहाँ से MLA चुनकर आया हूँ। अभी भी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है जिसमें मैं हारा हुआ हूँ, 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर, औरंगाबाद के सिटी के दोनों भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की सीट के अंदर मुझे बहुत अच्छी लीड मिली है। मैं नंबर 1 के ऊपर हूँ। और दूसरे जो इलाके है जहाँ पर हमने पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे यूनिट्स है, तो हमने उनको कोई आंकड़ा नहीं दिया। हमने कहा पहले आप मन बना लीजिएगा आपका। देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी जो है ना वो महिलाओं को दे रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि रिजर्वेशन की वजह से महिलाओं को भी अब महानगर पालिका हो, विधानसभा हो, इसके अंदर है तो उनको भी तरजीह दी जाती है। तो हम लोग महिलाओं को भी बहुत आगे दे रहे हैं। छत्रपती शिवाजी महाराज कोणत्या एका जातीचे नाही होते। दुर्दैव हे आहे की आज काही राजनैतिक पक्षांनी त्यांचं नाव घेऊन या समाजामध्ये ते तेढ निर्माण करण्याचं काम करत आहे। ते खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्यांची ओळख झालेलीच नाही आहे। आम्ही त्यांचं नाव घेऊन कधीही राजनीती केलेली नाही आहे इसमें,
आणि जे लोक त्यांचं नाव वापरून जाती जाती धर्मा समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करत आहे ते एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज कोण होते ते एकदा वाचून बघा. आणि दुसरा छत्रपती संभाजी महाराजांचं जे परिवारातले जे लोक आहे, कोल्हापूरमध्ये जे घटना घडली होती, तर छत्रपती संभाजी महाराजांची पुस्तक ते छत्रपतीने मला हे तो दिल्लीमध्ये दिली होती ती पुस्तक मला, की छत्रपती संभाजी महाराज कसे सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन काम करणारे होते. बहुतेक ते विसरले होते म्हणून ते पुस्तक मी त्यांना परत पाठवली आहे. अगर पार्टी मरी हुई है, कमज़ोर पार्टी है, कि उसके अंदर कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो कोई लड़ता नहीं है उस पार्टी के अंदर. उसमें अगर पार्टी के अंदर खींचमतानी चलते रहे उसके अंदर कि मुझे पद मिलना चाहिए, मुझे पद से नहीं हटाना चाहिए. आए थे सर, कुछ लोग आए थे, लेकिन उनसे बातचीत हुई. देखिए एक स्वाभाविक है कि अगर किसी पद से हटाए, आज मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ, कल हो सकता है असद साहब ने कहे कि इम्तियाज़ जलील अब तुम नहीं रहेंगे, तो मेरे भी ये चाहने वाले जो है वो नाराज़ हो जाएंगे करके. आता आम्ही मुंबईच्या अध्यक्षाला जेव्हा पक्षातून बाहेर केलं, आपण ते व्हिडिओ बघितलं असेल, आम्ही त्यांना पक्षातून बाहेर करताच त्यांनी म्हटलं की नाही ते भारतीय जनता पार्टी. अरे मी म्हटलं बाबा तू इतकं वर्ष आमच्यासोबत होता, तुझ्या पोस्ट आम्ही बाहेर काढलं तर आमच्यावर आरोप करायला सुरुवात केली. तर ये ऐसे चीज़ें चलते रहती. शिवसेना के बहुत सारे नेताओं ने मुझे पर्सनली है तो ये कहा है की साहेब तुम्ही थोडासा प्रेस करा, तुम्ही फोर्स करा आमच्या लीडरशिपला की आपला काहीतरी अलायन्स व्हायला पाहिजे. एक चीज़ ये है कि वो इस भरम में है MVA कि लोकसभा के अंदर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने घंटों लाइनों में खड़े रहकर है तो इंडिया अलायंस को वोट किया. उसमें हमारे मौलाना लोगों ने भी एक बड़ा किरदार अदा किया. उन्होंने कहा कि नहीं अपने को इनको वोट देना है करके वो लोगों ने है तो ऐलान किए और उसका सभी लोगों ने ये किए है. लेकिन पिछले 1-2-3 महीनों के अंदर जब ये परिवर्तन आया तो उम्मीद की जा रही है थी कि ये सब हमारे लिए खड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं आवाज़ बनेंगे. पहला वाक़या कौन सा हुआ तो गाज़ापुर का हुआ, जहाँ पर कोई अतिक्रमण का मामला था नहीं, लेकिन हिंदुत्ववादी संगठन के गुंडे अंदर जाके मुसलमानों के घरों में घुसे, दुकानें तोड़फोड़ कर डाली, किस तरह का आतंक वहाँ पे मचाया था. कोई कुछ नहीं कहा, खामोश बैठे रहे. फिर लोकसभा के अंदर जब वक्फ का अमेंडमेंट का बिल आया गया है तो 12 MP शिवसेना के, जिसको मुसलमानों ने वोट देकर है तो चुनकर वहाँ पर भेजा, तो वो धीरे से है तो खिसक लिए बाहर कि हमने अगर यहाँ पे अपोज किया तो हमारे हिंदू भाई हमसे पूछेंगे कि तुम्ही काय मुसलमान झालेले आहे का करके. ये बेचारों की व्यथा थी तो बेचारे बाहर निकल गए. फिर मुंबई के अंदर जब ये विधान परिषद का इलेक्शन आया उसमें कम से कम एक मुस्लिम था, वजाहत कांग्रेस पार्टी का था, तो आप वहाँ से भी है तो उनको बाहर कर डाले. आज महाराष्ट्र के अंदर है तो मुस्लिम मुक्त विधान परिषद आपने कर डाले है करके. यानी कि आपको सिर्फ वोट चाहिए. भाई छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, हमने भी उसकी निंदा की, हमने भी इंक्वायरी की मांग की कि साहब ये पैसा गया कहाँ करके उसमें. तो पूरे के पूरे महाविकास आघाड़ी के नेता जो है वो सड़क के ऊपर आ गए कि हम आंदोलन करेंगे करके. साहब मेरा जो आदर्श है, मैं जिसको पूछता हूँ, जो मेरे लिए इबादत, मेरे लिए है तो जान से भी प्यारा है, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की बयानबाजी करता है तो ये महाविकास आघाड़ी के मुस्लिम लीडर्स क्या सो रहे थे कि वो आंदोलन नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे कि बेचारों की वैसी ही हालत है जो शिवसेना की उस वक्त लोकसभा से बाहर खिसक रहे थे कि बोले हमने अगर है तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए तो हमको जो थोड़े बहुत हिंदू वोट मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे करके. तो ये सब चक्कर के अंदर आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे मुद्दे आप क्या इमेजिन कर सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर कोई तुसा एक लीडर आके खड़े रह के है तो बयान देता है कि हाँ तुम्ही याच्या बाबतीत बोललो तो हम मस्जिद में घुस के मारेंगे करके. अरे काय आम्ही काय पपट आहे, हम रबर के बने हुए हैं, क्या है क्या मतलब और तुम कौन है पहले ये बताओ मेरे को. बड़े दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि कहीं इससे पहले भी इस तरह के जजमेंट्स आ चुके हैं जहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया था इस तरह के उसमें कि देश के अंदर कानून है, व्यवस्था, एक सिस्टम है, जुडिशरी है, उसके बाद कोई कार्रवाई हो. ये तो ऐसा हो जा रहा है कि जबलपुर के छतरपुर के अंदर जो घर को गिराया गया है साहब 10-12 करोड़ रुपये का. आप एक दिन कुछ आंदोलन हुआ, किसी ने किया, वहाँ पे कुछ पथराव हुआ, जो भी हुआ होगा उसमें
आप अचानक जाके है तो पूरा 10-12 करोड़ रुपए का घर है तो बुलडोज़र से गिरा देते हैं, सामने 3-3 गाड़ियों को ऐसा क्रश कर देते हैं। तो ये क्या जंगल राज चल रहा है इस देश के अंदर? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन क्या ये लोग अदालत को मानने वाले हैं? ये लोगों ने तो ये कहा है कि अदालत बंद कर डालो, पुलिस स्टेशंस बंद कर डालो, अब पूरा राज जो है वो हमारा है और हम हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे।